तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत एक बेहतरीन, पवित्र और शुभ दिन के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि हिंदू पंचांग के मुताबिक मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष की यह खास तिथि है। भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन सिर्फ एकादशी के कारण खास नहीं है। आज के ही दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और कर्तव्य के अनमोल ज्ञान दिए थे, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। इसीलिए हर साल मार्गशीर शुक्ल एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल गीता के उपदेश की 5162वां वर्षगांठ है। जीवन का सबसे गहरा ज्ञान वेदों और उपनिषदों का सार है। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि सब कुछ गीता में समाया हुआ है और आज देश भर में इस उपदेश को याद करते हुए कई कार्यक्रम, योग, भजन और गीता पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये भी जान लेना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में इस बार बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत करेंगे और आज एक नया रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि 3 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे सस्वर में, एक ही आवाज में। यह दृश्य खुद से एक ऐतिहासिक होने वाली है। वैसे एमपी में जुड़ी एक दिलचस्प बात और भी है। इंदौर में राज्य का पहला सरकारी गीता भवन भी बनके तैयार हो गया है। दोस्तों, आपको ये जान लेना होगा कि जहाँ 550 लोगों के बैठने की क्षमता भी है। बस छोटी सी गलती ये हो गई कि पूरा भवन बन गया लेकिन पार्किंग बनाना भूल गए। तो दोस्तों, इस साल गीता के उपदेश की 5162वीं वर्षगांठ है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ आपको जान लेना पड़ेगा कि जो रिपोर्टें आ रही हैं आपको चौंका देने वाली हैं, आपको खुश कर देने वाली हैं और बहुत बड़ी बड़ी खबरें। चलिए बने रहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कलकत्ता के सनसनी खबर, टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की 30वीं वर्षगांठ पर मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद का नींव रख दी। हजारों लोग चिल्ला रहे हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, लेकिन बीजेपी चीख रही ये साजिश है। क्या ये 2026 का नया जहर है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में कल 6 दिसंबर को जो हुआ वो पूरे देश की नजरों में आ गया है। सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद में एक नई मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये सिर्फ एक छोटी सी ईंट का काम नहीं, ये एक बड़ा संदेश था। मुस्लिमों के घावों पर मरहम लगाना जरूरी है। सोचिए, सुबह से हजारों लोग जाम हो गए हैं, सिर पर ईंट रखी हुई है और लगातार कोहरे में चलते जा रहे हैं। प्रतीक के तौर पर जैसे दान दे रहे हैं। मंच पर कुरान की तिलावतें हो रही है, नारे गुज रहे हैं, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सऊदी अरब में आए मौलवी भी थे, लेकिन सुरक्षा इतनी कड़ी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। राज्य पुलिस, आरएएफ, केंद्रीय बल सब तैनात थे। कबीर की यह मस्जिद सिर्फ पूजा स्थल और इबादत का एक जगह नहीं, वो कहते हैं कि 25 बीघा का पूरा परिसर बनेगा। इसमें मस्जिद तो होगी, साथ में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल और यहाँ तक कि हेलीपैड भी। लागत 300 करोड़ रुपए। पैसे कहां से? कहा यह भी जा रहा है कि एक बड़े उद्योगपति ने 80 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, एक डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए का। मस्जिद का डिजाइन बाबरी मस्जिद जैसा होगा, लेकिन असली निर्माण 1 किलोमीटर की दूरी होगी। हुमायूं कबीर बोले, देश में 40 करोड़ मुसलमान है, बंगाल में 4 करोड़। एक मस्जिद बनी जाती तो किसी का क्या बिगड़ जाता है। अब राजनीति का खेल। टीएमसी ने कबीर को 3 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया था। वजह सांप्रदायिक बयानबाजी। पार्टी कहती है ये हमारा फैसला नहीं है, कबीर अकेले ही कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी चिल्ला रही ये टीएमसी की चाल है, मुसलमानों को भड़काकर वोट बटोरना चाहती है। बीजेपी नेता बोले, मुर्शिदाबाद संवेदनशील इलाका है, केंद्र हस्तक्षेप करे। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, हमने चेतावनी दी थी कि शांति बनाए रखना होगा। कोर्ट भी मैदान में उतरा। 5 दिसंबर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। जज ने कहा सरकार कानून व्यवस्था संभाले। केंद्र ने भी कहा कि हमारी बल तैयार है। दोस्तों, ये घटना 2026 के बंगाल चुनाव से ठीक पहले हुई है। हुमायूं कबीर ने तो नई पार्टी भी लॉन्च करने का ऐलान कर दिए और उन्होंने कहा कि 22 तारीखों को हम अपने नए पार्टी का नाम भी उजागर करेंगे और झंडा भी। वहीं पर टीएमसी में फूट पड़ी है। क्या बीजेपी इसे हथियार बनाएगी? फिलहाल जिला शांत है, लेकिन हवा में तनाव जरूर है। हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं विरोध होगा, बट देखना ये बड़ा दिलचस्प और चौंका देने वाला होगा कि क्या कुछ हो रहा है। बाबरी मस्जिद का मसला सालों से चल रहा है और जब ये शांति के माहौल में था तो फिर से बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया। बट इसमें हम जनता को समझना पड़ेगा कि हम शांति का दान कैसे दें, राजनीतिक और पॉलिटिक्स चाल को कैसे समझे। सो दोस्तों, आप लोग क्या कमेंट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हुमायूं कबीर और पॉलिटिकल्स की दुनिया से ढूंढ कर आप लोग के लिए ला रहा हूं। तो देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए। दोस्तों, भारत और रूस के बीच हथियार और तकनीकी साझेदारी पर नई डील्स की संभावना है और भी बहुत सारी डीलिंग है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आएंगे। यह
इसवा इंडियन रशियन एनुअल समिट होगा। 4 साल बाद वापसी हो रही उनकी पिछली यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब वे भारत आ रहे हैं। भारत रूस के बीच हथियार और तकनीकी साझेदारी की नई डील्स की संभावना और तेल और गैस आपूर्ति, परमाणु ऊर्जा परियोजना पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने और नए निवेश प्रोजेक्ट पर काम भी होगा। अंतरिक्ष और विज्ञान की बात करें तो सहयोग को और मजबूत करने की योजना बनाई जाएगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत पश्चिम देशों और रूस के बीच संतुलन साध रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की वैश्विक स्थिति बदली है और भारत के साथ उसके रिश्ते रणनीतिक रूप से और भी अहम हो गए हैं। अब दोस्तों आपको निष्कर्ष बता देता हूं कि पुनीत की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, यह रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में नए समझौते लाने के साथ साथ भारत रूस रिश्तों को वैश्विक राजनीतिक में नई दिशा देने वाली है। विदेशी मीडिया इसे भारत के संतुलनकारी कूटनीति और रूस की रणनीति जरूरतों के संगम के रूप में देख रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में एक शख्स ने एलियन का मंदिर बनाया। उसका मानना है कि भगवान शिव ने एलियन की उत्पत्ति की थी और वह पृथ्वी पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। यह मंदिर जमीन के 11 फीट नीचे बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रामागांडानूर में रहने वाले लोगनाथन ने इस मंदिर को बनवाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके सपने में एलियन के रूप में कोई देव आए थे और उन्होंने मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी है। लोगनाथन इस एलियन प्रतिमा को रोज पूजा करते हैं। उनका मानना है कि भगवान शिव ने सबसे पहले एलियन देव को ही प्रकट किया था। उनका कहना है कि देवता के पास बहुत शक्ति होती है, वह प्राकृतिक आपदाओं में भी रक्षा करते हैं। लोगनाथन ने यह भी कहा है कि एलियन से उनकी बात होती है और उन्होंने धरती पर आपदाओं से बचाकर सुरक्षित रखने का वादा भी किया है। सोशल मीडिया पर इस मंदिर का पता भी बताया गया है। इसके मुताबिक यह मंदिर तमिलनाडु के सेलेम में ओल्ड सुरमंगल में स्थित है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह उद्यमी महिलाओं को बीच में नहीं छोड़ेंगे और सरकार उनकी लगातार मदद करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि जो महिलाएं अपना रोजगार विस्तार करना चाहती हैं, उन्हें सरकार 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इधर नवादा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित महिला सड़क पर उतर गई। उनका कहना है कि फॉर्म भरने और अन्य कार्यों के लिए उनसे पैसा लिया गया, लेकिन योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला। महिलाओं ने कहा कि यदि उन्होंने योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिले तो वे जीविका कार्यालय में ताला लगाकर सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिलने पर नवादा जिले के सिरदारा की महिला आक्रोशित हो गई। बुधवार को हजारों महिलाएं जीविका कार्यालय पहुंची। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से लाभ न मिलने के कारण पूछा तो प्रभारी बीपीएम सहित सभी कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। आक्रोशित महिलाओं ने भागते हुए एरिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार को पकड़कर योजना की राशि न मिलने पर कारण पूछा। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगा। चुनावी आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ता बढ़ा दी है। आयोग ने रविवार को कहा है कि अंतिम मतदान सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने हटाने एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर तक जारी होने का वायदा किया गया है। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटरों के लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। तो चलिए दोस्तों एसआईआर पर एक और अपडेट आप लोग के बीच रख रहा हूं। कांग्रेस का आरोप है एसआईआर प्रतिक्रिया में बीएलओ की मौत मर्डर है। एसआईआर प्रतिक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने प्रतिक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले बीएलओ की मौत को मर्डर बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत दिन दहाड़े मर्डर जैसी है। सुप्रिया ने गोंडा के बीएलओ विपिन यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार ने बताया कि यह उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का दबाव था। सुप्रिया ने कहा कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा समय लेकर एसआईआर करवाओ। एसआईआर का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, यह वोट चोरी का सबसे ताकतवर तरीका है, इसीलिए इसका इतने खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों बीपीए में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं, जान लीजिए। बीपीए खाद्य में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला योजक है। यह बोतलों और डिब्बों में प्रयोग किया जाता है और कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाने के लिए जाना भी जाता है। जैसे सामने आप स्क्रीन पर इन चीजों को देख रहे हैं आप। कुछ निर्माताओं का दावा है कि बीपीए हानि रहित है, लेकिन अगर यह योजक
आपको मार रहा है, इसे पकाने में अधिक समय लगता है और यह थोड़ा अधिक महंगा है, लेकिन इसके बजाय कच्ची मछली और जमी हुई सब्जियों का उपयोग करने का प्रयास करें और जितना संभव हो डिब्बा बंद भोजन से बचें। तो हेलो दोस्तों, आज दिसंबर ट्रेडिंग सेशन में सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। भारतीय सर्राफा बाजार में बड़ी खबर यह है कि 24 कैरेट गोल्ड का दाम 1,28,000 के आंकड़े को पार कर गया। जी हां, सोने का भाव लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही हलचल, डॉलर इंडेक्स की गिरावट और निवेशकों की बढ़ती सुरक्षित निवेश रुचि के कारण सोने की कीमतों में तेजी बनी है। लोग सोने की एक सुरक्षित संपत्ति की तरह देख रहे हैं और इसका सीधा असर भारत के बाजार पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड की। आज इसका भाव कई शहरों में 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार कर चुका था। वहीं 12 कैरेट गोल्ड यानी शादी विवाह में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली सोना भी तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है। और दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी ने भी आज बाजार में कमाल कर दिया। देश के कई राज्यों में चांदी की कीमतों में 1200 से 1800 रुपए तक की उछाल दर्ज की है। यानी अगर आप चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन आपको जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि दिसंबर का महीना वैसे ही शादी पार्टियों से भरा रहता है, जिसके कारण सोने की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे में उधर ग्लोबल मार्केट में अमेरिका की आर्थिक नीतियों, ब्याज दरों में और बदलाव में उम्मीद और तेल की कीमतों में गिरावट, इन सब का सीधा असर भारत के गोल्ड मार्केट पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको ये जान लेना होगा कि आज सोना और चांदी दोनों जोरदार तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 24 कैरेट सोने का रेट 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गया, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत भी 1,73,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। तो दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, जानते हैं वर्ल्ड वाइड की सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत में बिकने वाली हर स्मार्टफोन में संचार साथी नाम का साइबर सेफ्टी ऐप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। इसका मकसद है यूजर को चोरी या खोए हुए फोन को आसानी से ट्रैक करके उनको ब्लॉक करने की और दुरुपयोग रोकने में मदद करने की। ऐप को डिलीट करने की आजादी यूजर्स को मिलेगी, लेकिन कंपनियों को 90 दिनों के अंदर ही इसे लागू करना होगा। इससे पहले बिक चुके फोन्स में ओवर द एयर यानी कि OTA अपडेट से इंस्टॉल हो जाएगा और 120 दिनों के बाद कंपनियों को रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि संचार साथी ऐप आखिरकार है क्या? ये एक पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल है जो फोन की सेफ्टी बढ़ाता है। ट्रैकिंग, ब्लॉकिंग और सिक्योरिटी अलर्ट के साथ सरकार का कहना है कि इससे साइबर क्राइम्स कम होंगे, खासकर फोन चोरी के मामलों में। लेकिन दोस्तों, ट्वीट ये है कि एप्पल ने साफ मना कर दिया है। एप्पल बोला है कि राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल के पास दुनिया भर में ऐसी किसी भी गाइडलाइन को फॉलो करने का कोई प्लान नहीं है। वजह प्राइवेसी कंसर्न्स। कंपनी का कहना है कि इससे उनके ग्लोबल इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा। वो सरकार से बातचीत तो करेंगे, लेकिन फिलहाल इंस्टॉल करने के तैयार नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको यह भी जान लेना होगा कि DOT की तरफ से अभी कोई अधिकारी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन गाइडलाइन साफ है, उल्लंघन पर पेनल्टी हो सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये प्राइवेसी बनाम नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा बैटल है। भारत में एप्पल के सेल्स पर असर पड़ सकता है क्योंकि यूजर्स प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हैं। क्या एप्पल झुकेगा या सरकार सॉफ्ट होगा? आने वाले दिनों में चर्चाएं तेजी होगी इसकी, अभी तो इसकी शुरुआत है। तो दोस्तों, ये जान लेना होगा कि पुराने फोन में OTA अपडेट के माध्यम से ये अपडेट हो जाएगी प्री इंस्टॉल, और अगर प्री इंस्टॉल नई कंपनियां बना रही है अपने मोबाइल को तो उसमें से पहले से ही संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करके रखेगी। तो दोस्तों, इसी में एक और खास रिपोर्ट जुड़ के आ रहा है जो आप लोगों को बता देना बड़ा उचित रहेगा, ताकि आपको भी ये जो ऐप है इसके बारे में काफी कुछ समझ में आए और यस नो की प्रतिक्रियाएं आप लोग दे दें। आपको बताते चलूं कि साथी ऐप पर जनता और विपक्ष की राय क्या है, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जनता की प्रतिक्रिया है सोशल मीडिया पर और ग्राउंड रिपोर्ट में कि ज्यादातर लोग डरे हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो हमारा हर मैसेज, लोकेशन, फोटो देख लेगी। मीम्स वायरल है संचार साथी, सरकार साथी के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ट्रेंड हो रहा है। मिडिल क्लास लोग तो बोल रहे हैं कि चोरी से बचाने के नाम पर निगरानी बढ़ रही है। कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, फोन चोरी होता है तो मिल जाता है, अच्छा है। लेकिन 70 से 80% कमेंट्स में यही सवाल है कि ऐप डिलीट कर देंगे तो क्या सरकार बैकडोर से देखती रहेगी? वहीं विपक्ष पार्टी का स्टैंडर्ड, वहीं विपक्ष पार्टी कांग्रेस के प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा का कहना है कि ये डिजिटल तानाशाही है, नागरिकों की निष्ठा खत्म कर देंगे। वहीं पे आपके संजय सिंह कहते हैं कि पेगासस के बाद अब संचार साथी सरकार हर फोन में घुसना चाहती है। अगर TMC की बात करें, ममता बनर्जी की सरकार को, तो वहां से महुआ मोइत्रा बोलती हैं कि चीन वाला मॉडल ला रहे हैं हमारे मोदी सरकार, प्राइवेसी बेचकर सिक्योरिटी बेच रहे हैं। वहीं पे शिवसेना के उद्धव गुड़ प्लस RJD जनता की जासूसी का नया हथियार बता रहे हैं।
हथियार बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबने मांग की है ऐप को संसद में डिबेट कराओ, पहले प्राइवेसी की गारंटी दो। दोस्तों आपको ये बता दूं कि अभी चुप्पी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये सिर्फ चोरी रोकने के लिए है, कोई जासूसी नहीं होगी। अंत में जनता का सवाल एक ही है, अगर प्राइवेसी इतनी ही सुरक्षित है तो एप्पल जैसी कंपनियां क्यों मना कर रही है। ये लड़ाई अब प्राइवेसी वर्सेस सरकार की निगरानी बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले खबर की तरफ। तो दोस्तों बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए आप लोग के सामने न्यूज लाया हूं। एक एक करके आप लोग को जान लेना होगा। कैंसर से बचने के लिए इन खतरनाक फूड से कैसे करें परहेज और कौन कौन से फूड्स है ये पहले जानते हैं, और इनसे कैसे बचा जाए इसको भी हम लेके चलेंगे खास खबर की तरफ। दोस्तों ये आपको जान लेना होगा कि खेती की गई मछलियों में हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, कीटनाशक और एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। खेती की गई मछलियों को बुरी तरह से पाला और पोसा जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कभी कभी मछलियों को तेजी से बढ़ने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित फीड का उपयोग किया जाता है, और ऐसे खेती वाली मछलियों के निरंतर सेवन से स्वास्थ्य समस्याओं और अंततः कैंसर खतरा बढ़ता है। तो आप लोगों को ज्यादातर कोशिश करना है कि नदी या फिर गंगा जी के मछलियों का उपयोग करें। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का देश को पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर देशवासियों के नाम एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि संविधान केवल कानूनों की संग्रह नहीं बल्कि भारतीय समाज की आत्मा है जो हमें एक सूत्र से बांधती है। पीएम ने युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने ये भी कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम संविधान की मूल भावना का पालन करेंगे। पत्र के अंत में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को नमन करते हुए लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। आज का स्टॉक मार्केट रिपोर्ट 2 दिसंबर 2025। नमस्कार, सुनिए आज तस्वीर स्टॉक अपडेट। कल 1 दिसंबर को सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर हल्की नरमी का दौर चला। जैसा कि हमने बताया था, बेसिक सक्सेस 64.77 अंक गिरकर 85,641 पर बंद हुआ, जबकि एनएसए का निफ्टी 27.20 अंक लुढ़क कर 26,175 पर सेटल हुआ। यह गिरावट बेसिक संकेतों और कुछ सेक्टरों का बिकवाली से आई है। आज मंगलवार को मार्केट खुलते ही सक्सेस 200 अंक से ज्यादा नीचे खुला, 85,261 के आसपास, और निफ्टी 26,077 पर ट्रेंड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जैसे हैवी वेट्स की कमजोरी से फाइनेंशियल स्टॉक्स पर दबाव। हालांकि सपोर्ट लेवल 26,150 और 26,000 पर नजर है, जहां से रिकवरी की उम्मीद बनी हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों मार्केट में वोलेटिलिटी बना रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव सेंटीमेंट है। निवेश से पहले एडवाइस जरूर ले अपने एक्सपर्ट से। दोस्तों आज दुनिया भर में इस दिन वर्ल्ड एड्स के रूप में मनाया जाता है। यानी आज के दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता है, समझ और उन लोगों के समर्थन का दिन है जो इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। दोस्तों ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एचआईवी पॉजिटिव होना जिंदगी का अंत नहीं है। आज इलाज है, दवाइयां हैं और लाखों लोग बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन दुख इस बात के दोस्तों कि आज भी समाज में एड्स को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और मिथक मौजूद हैं। कई लोग डर में रहते हैं, कई लोग शर्म में, जबकि सच अक्सर इससे बिल्कुल अलग है। जान लेते हैं क्या है सच एचआईवी को लेकर जिसे हम डरते रहते हैं और आगे वालों को शर्मिंदगी की नजरों से देखते हैं। पहला मिथक ये है कि एचआईवी को छूने से फैलता है, ये लोगों का मानना है। लेकिन सच ये है कि किसी को गले लगाना, हाथ मिलाना, साथ में बैठना, एक ही बर्तन में खाना खाने से एचआईवी नहीं फैलता है। दूसरा मिथक ये है कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी सकता, मगर सच्चाई है कि जबकि आज के मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दवाइयों से वायरस के नियंत्रण में रखा जा सकता है। लोग नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल रिलेशनशिप सब कुछ जी सकते हैं। और तीसरा मिथक ये है कि एचआईवी का इलाज नहीं है इसलिए सब खत्म हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। बल्कि सच्चाई है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से वायरस लगभग दब जाता है और मरीज लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों आज का दिन हमें यह सिखाता है कि डर नहीं, समझ की जरूरत है, दूरी नहीं, सहयोग की जरूरत है, और सबसे जरूरी है बीमारी से लड़ना, इंसान से नहीं। वर्ल्ड एड्स का यही संदेश है जो आप सब में फैला दीजिए, और बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है ये संदेश। आज का दिन, आज का न्यूज तो आप लोग चेकआउट कीजिए। वर्ल्ड एड्स का यही संदेश है, जानकारी सुरक्षा है, जागरूकता ही जीवन है। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे हम बहुत अच्छी रिपोर्टें लेके आए हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। दिसंबर 2025 से केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिया है, जिसका असर करोड़ों परिवार पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंद को मुफ्त अनाज मिलता है, इस महीने भी जारी रहेगी। लेकिन अब नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लोग अब आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं उन्हें योजना का लाभ न मिले। जी हाँ, 1 दिसंबर 2025 से सरकार ने पात्रता की जांच में तेजी लाई है। इसका सीधा मतलब है अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र में जिन परिवारों की सालाना आय 1.5
13 लाख रुपए से अधिक पाई जा रही है, उनके राशन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई कई जगहों पर शुरू हो चुकी है। तो देखिए, बड़ा आपको ध्यान देना होगा, यह एक स्पष्ट चेतावनी है। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। यदि आप पात्रता की नई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपका नाम लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र के नियमों का पात्रता मापदंडों की जांच पूरी कर ले। यह कार्रवाई योजना के पारदर्शिता लाने और वास्तविक गरीबी को उनका हक दिलाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हम आगे बढ़ते। तो दोस्तों, बस्तर माओवादियों का सफाया, अमित शाह की नीति ने तोड़ी हिंसा की रीढ़। कभी देश का सबसे खतरनाक माओवादी गढ़ रहा बस्तर आज ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों से माओवादी हिंसा कमजोर हुई है। हिंडमा की मौत और कई माओवादियों के आत्मसमर्पण ने संगठन को झटका दिया है। वर्ष 2025 माओवादियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ है और सुरक्षा बलों ने उनके नेटवर्क को काफी हद तक तोड़ दिया है। दोस्तों, जो कभी देश के सबसे भयावह और अमेध माओवादी गढ़ के रूप में जाना जाता था, अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। केंद्र सरकार की उग्र उन्मूलन नीति और गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 की माओवादी हिंसा के समूल समाप्ति की रणनीति ने ऐसे परिणाम दिए हैं जिनकी कल्पना भी 5 वर्ष पहले नहीं की जा सकती थी। बस्तर के आईजीपी सुंदर राज पी के अनुसार अब माओवादी संगठन का मुख्य नेतृत्व केवल 2 नामों बारसेदेवा और पश्चिम बस्तर डिवीजन सचिव पारापार की समिति रह गया है। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ केवल 130 से 150 हथियारबंद सदस्य ही सक्रिय माने जाते रहे हैं। अब इन सभी के सामने केवल 2 विकल्प है, या तो मुख्य धारा में लौटकर आत्मसमर्पण करना या फिर बसवराजू के हिंडमा जैसे अंत का सामना करना। दक्षिण बस्तर का कुख्यात माओवादी मांडवी हिंडमा ने केवल संगठन का पोस्टर ब्याह था, बल्कि जंगल युद्ध का सबसे खतरनाक रणनीति भी माना जाता था। पिछले आंध्र प्रदेश में हुई मुठभेड़ में उसकी मौत ने पूरे माओवादी तंत्र का मनोबल को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, हिंडमा में मारे जाने वाले केवल 10 दिन में 4 करोड़ से अधिक इनाम वाले 209 माओवादी आत्मसमर्पण कर दिए। अब देखिए कैसे वहां की सफाया शुरू हो चुका है। 2025 का वर्ष माओवादी के लिए खात्मे वाला साबित हुआ है। यह वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन 11 महीने में सुरक्षा बलों ने माओवादी नेटवर्क के रीढ़ को पूरी तरह तोड़ दिया है। वर्ष की शुरुआत गरियाबंद में शीर्षहिंसक चलपति के मुठभेड़ में मारे जाने से हुई। इसके बाद दंडकारण्य के सर्वोच्च हिंसक बसवराजू के ढेर होने से पूरा संगठन हिल गया। तो दोस्तों, अब आपको बता दूं कि इससे पश्चात पोलियो ब्यूरो सदस्य विभूति और केंद्र समिति सदस्य रुपेश का 261 माओवादी के साथ आत्मसमर्पण ने माओवादियों को बहुत बड़ा झटका दिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि 2025 के बाद हमें माओवादियों का नाम एक हिस्ट्री में ही होगा, जंगलों में नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बड़ा फेमस है, हर जगह मिलता है, आप भी खाते हैं। आपको बता दूं, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न अस्वास्थ्यकर है। इसमें हाइड्रोजनीकृत तेल होते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि इससे हमें कैंसर होता है। नॉन स्टिक पैकेजिंग में रसायन आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और आपके शरीर को खराब करते हैं। इसीलिए आप निश्चित रूप से उनसे बचने की कोशिश किया कीजिए। कौन सी चीज से? माइक्रोवेव पॉपकॉर्न से या प्रोसेस्ड पॉपकॉर्न से। दोस्तों, बीपीए में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं। जान लीजिए, बीपीए खाद्य में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला योजक है। यह बोतलों और डिब्बों में प्रयोग किया जाता है और कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाने के लिए जाना भी जाता है। जैसे सामने आप स्क्रीन पर इन चीजों को देख रहे हैं। आप कुछ निर्माताओं का दावा है कि बीपीए हानि रहित है, लेकिन अगर यह योजक आपको मार रहा है, इसे पकाने में अधिक समय लगता है और यह थोड़ा अधिक महंगा है, लेकिन इसके बजाय कच्ची मछली और जमी हुई सब्जियों का उपयोग करने का प्रयास करें और जितना संभव हो डिब्बा बंद भोजन से बचें। दोस्तों, सासेज, बेकन और हैम क्रेज प्रसंस्कृति मांस में संरक्षण खंडन खाद्य योजक उच्च सोडियम नाइट्रेट होते हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। प्रोसेस्ड मीट नमकीन और स्वादिष्ट होते हैं और क्योंकि ये खाना पकाने के समय को बचाते हैं, वे रोजमर्रा के व्यस्त आहार में एक प्रधान बन गए हैं। हालांकि कार्सोजोनिक खाद्य योजक को परीक्षकों में उच्च प्रसंस्कृत मांस के बार-बार सेवन के बाद में बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। हमारे दैनिक जीवन में प्रसंस्कृत मांस से बचना मुश्किल हो सकता है, जैसे कॉफी की दुकान पर तले हुए चावल और सुविधा स्टोर पर लंच बॉक्स। इसके लिए इसे बचने की सलाह दी जाती है। यदि आप वास्तव में इसे खाना चाहते हैं तो जैविक मांस परिरक्षकों के खाद्य योजक मुक्त विकल्प को चुनें। बेशक कभी कभार ये ठीक है, लेकिन इसे बार बार खाने से बचे। यदि आप स्वादिष्ट मांस खाना चाहते हैं तो आप नियमित मांस में मसाले और विभिन्न सीजनिंग जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, भारत और रूस के बीच हथियार और तकनीकी साझेदारी पर नए डील्स की संभावना है और भी बहुत सारी डीलिंग है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आएंगे। यह 23वां इंडियन रशियन एनुअल समिट होगा। 4 साल बाद वापसी हो रही उनकी पिछली यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब वे भारत आ रहे हैं। भारत रूस के बीच हथियार और तकनीकी साझेदारी की नई डील्स की संभावना और तेल और गैस आपूर्ति, परमाणु ऊर्जा परियोजना पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने और नए निवेश प्रोजेक्ट पर काम भी होगा। अंतरिक्ष और विज्ञान की बात करें तो सहयोग को और
मजबूत करने की योजना बनाई जाएगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत पश्चिम देशों और रूस के बीच संतुलन साध रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की वैश्विक स्थिति बदली है और भारत के साथ उसके रिश्ते रणनीति रूप से और भी अहम हो गए हैं। अब दोस्तों आपको निष्कर्ष बता देता हूं कि पुनीत की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, यह रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में नए समझौते लाने के साथ साथ भारत रूस रिश्तों को वैश्विक राजनीतिक में नई दिशा देने वाली है। विदेशी मीडिया इसे भारत के संतुलनकारी कूटनीति और रूस की रणनीति जरूरतों के संगम के रूप में देख रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह उद्यमी महिलाओं को बीच में नहीं छोड़ेंगे और सरकार उनकी लगातार मदद करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि जो महिलाएं अपना रोजगार विस्तार करना चाहती हैं, उन्हें सरकार 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इधर नवादा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित महिला सड़क पर उतर गई। उनका कहना है कि फॉर्म भरने और अन्य कार्यों के लिए उनसे पैसा लिया गया, लेकिन योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला। महिलाओं ने कहा कि यदि उन्होंने योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिले तो वे जीविका कार्यालय में ताला लगाकर सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिलने पर नवादा जिले के सिरदरा की महिला आक्रोशित हो गई। बुधवार को हजारों महिलाएं जीविका कार्यालय पहुंची। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से लाभ न मिलने के कारण पूछा तो प्रभारी बीपीएम सहित सभी कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। आक्रोशित महिलाओं ने भागते हुए एरिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार को पकड़कर योजना की राशि न मिलने पर कारण पूछा। तो दोस्तों आज के ताजा खबर के लगातार अपडेट के बाद एक खास अपडेट आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। इसको जान लीजिए क्योंकि मेरे हर वीडियो में एक ऐसा अपडेट होगा जिसे जानना बहुत ही जरूरी होगा और इसे जानने के बाद आप मोटिवेट भी होंगे और अपना कमेंट देने से रह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2024 से 2025 तक भारत के 12.5 लाख भारतीयों ने क्यों छोड़ा अपना देश। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्पेशल न्यूज अपडेट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेड की जो भारत की युवा पीढ़ी को चुपचाप विदेश खींच ले जा रहा है। कल्पना कीजिए सिर्फ 2 साल में यानी 2024 की शुरुआत से दिसंबर 2025 तक लगभग 12.5 लाख भारतीयों ने अपना देश हमेशा के लिए छोड़ दिया। आपने सही सुना, 12.5 लाख यानी 12,50,000 से ज्यादा लोगों ने। ये वो लोग हैं जो ग्रीन कार्ड, PR वीजा, अस्थायी निवास लेकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बस चुके हैं। लेकिन सवाल ये क्यों? क्या ये ब्रेन ड्रेन का नया रूप है या मजबूरी? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या कोई अनुमान नहीं बल्कि OECD की 2025 इंटरनेशनल माइग्रेंट आउटलुक रिपोर्ट पर आधारित है। 2023 में ही 6 लाख भारतीयों ने OECD देशों मतलब विकसित देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके में अस्थायी रूप से चले गए। 2024 और 2025 में ये संख्या 8% बढ़ गई है, यानी प्रति साल करीब 6.5 लाख और 2025 का जनवरी में 5 दिसंबर तक करीब 6 लाख। कुल मिलाकर ये अवधि 1 साल 11 महीने, कुल मिलाकर आप 2 साल मान लीजिए। 2 साल में इस तरीके का पलायन और पलायन जाकर वहां पे बच जाना, वहां की नागरिकता ले लेना। अब ये सवाल है कि ये लोग कौन हैं, गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर? रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग से लोग आते हैं जो विदेशों में जाके बच चुके हैं। इनमें से 100 में से 60 से 70% है, यानी 7.5 और 8.75 लाख लोग। ये वे लोग हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, युवा प्रोफेशनल है जो कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम या अमेरिका के HIV वीजा से जाते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में कनाडा में 1.27 लाख भारतीयों को PR दिया, जिनमें 85% मध्यम वर्ग के थे। क्यों जाते हैं? क्योंकि भारत में युवा बेरोजगारी 45% से ऊपर है। विदेश में सैलरी 5 से 10 गुना ज्यादा है, जीवन स्तर भी बेहतर है। दूसरा बड़ा ग्रुप होता है गरीब वर्ग के। जी हाँ, 20 से 30% यानी कि 2.5 से 3.75 लाख ये अकुशल मजदूर हैं जो गल्फ देशों में निर्माण या कृषि के लिए जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता जोखिम भरा है। वो कैसे? आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा शाहरुख खान का डंकी। जी हाँ, ये डंकी रूट से जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे अवैध सीमा कहा जाता है। 2023 में अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर पर 96,000 भारतीय पकड़े गए थे। ज्यादातर पंजाब और गुजरात के करीब किसान वे रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन शोषण और ठगी का शिकार भी होते हैं। और अमीर वर्ग की बात कर लें तो सबसे कम है, सिर्फ 5-10% यानी 60,000 से 1.25 लाख से हार्ड नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो UAE के 10 साल वाले वीजा या पुर्तगाल के गोल्ड वीजा से जाते हैं। हेनली रिपोर्ट 2025 कहती है कि 2025 में 3,500 मिलियनियर भारत छोड़ेंगे। कारण सुरक्षा का डर, कर बचत और सरकारी जांच से बचना। तो दोस्तों अब आते हैं असली सवाल पर। कारण क्या है? पहला, आर्थिक अवसर। भारत में अंडर एम्प्लॉयमेंट 62% युवाओं का प्रभावित कर रही है। विदेश में नौकरी मिलते ही जीवन बदल जाता है। दूसरा, शिक्षा। 1.33 मिलियन भारतीय छात्र विदेश पढ़ रहे हैं। यूके में 2.66 लाख, कनाडा में और ज्यादा है। पढ़ाई के बाद वर्क वीजा मिल जाता है और बस हाई वसावट। तीसरा, जीवन स्तर, बेहतर हेल्थ केयर,
सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त हवा। अमीर तो पारिवारिक एकीकरण के नाम पर भी जाते हैं, लेकिन गहराई में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असुरक्षा जैसे आर्थिक अपराधी भाग जाते हैं। वैसे ही युवा गरिमा के तलाश में ये सब डेटा कहाँ से है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो सुनिए, विश्वसनीय स्रोत से OECD का रिपोर्ट है। इसका आप जाएंगे तो OECD.org पर उपलब्ध है। भारत में इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया एक्सप्रेस ने कवर भी किया है। विश्व बैंक की माइग्रेशन रिपोर्ट data.worldbank.organization से अमेरिका में DHS.government और USCIS.gov के आंकड़े 2024 में 80,000 ग्रीन कार्ड भारतीयों को हेनली रिपोर्ट देता है। वहीं पे henleyglobal.com से सब सच्चा कोई फर्जी नहीं UN की रिपोर्ट पर पुष्टि करती है। भारत का नेट माइग्रेशन निगेटिव यानी ज्यादा बाहर जाते हैं। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये प्रवास रेमिडेंस से $100 बिलियन देता है, अर्थव्यवस्था को मजबूती, लेकिन ब्रेन ड्रेन ये तो नुकसान है। सरकार को स्किल इंडिया मजबूत करनी होगी, रोजगार बढ़ाना होगा, वरना हमारा टैलेंट विदेश चला जाएगा और जा ही रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में